प्रॉब्लम है ना। जैसे अगर बात करें फर्स्ट प्रॉब्लम, पहले वाले प्रॉब्लम में क्या है, पहले वाले प्रॉब्लम में बोला जा रहा है y इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा है। तो इसको या तो हम कम्प्लीटली साइन में कन्वर्ट कर लेंगे या तो कम्प्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा बेहतर हमको लग रहा है कि इसको अगर कॉस में चेंज कर दे तो बेहतर होगा, है ना। पहले वाले प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो ये y इक्वल टू जो लिखा हुआ है 1 माइनस, इसको अगर लिख ले कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा तो कोई बुराई नहीं है, और प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। किसी को कोई समस्या हो तो बता सकते। अब यहाँ पे अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को थोड़ी देर के लिए अगर टी मान लें तो टी का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, टी बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 आएगा। सही बात है कि नहीं है, टी बिलोंगिंग टू 0 to 1, क्योंकि ये कंडीशन आ जाएगा ना इसके ऊपर। अब जैसे इस पे ऊपर कंडीशन आ जाएगा तो ये जो फंक्शन है दिस फंक्शन विल कन्वर्ट टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा टी प्लस ऑफ 1 आएगा क्या। अब ये जो क्वाड्रेटिक है इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना है, तो इसके लिए हम बताए थे कि 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे, 0 पे, 1 पे और बीच वाला जो पॉइंट है जहाँ पे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है वो कैलकुलेट करके देख लेंगे क्या बीच में तो नहीं आ रहा है इसके। तो t इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई टू है, तो माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हो गया ख़त्म कहानी, अब यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाएगा। तो एफ ऑफ निकालेंगे 0, तो एफ ऑफ 0 तो 1 आ जाएगा। एफ ऑफ हाफ निकालेंगे तो ये सर आ जाएगा 1/4 माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1 आएगा। तो ये इस तरीके से 1/2 प्लस ऑफ 1/4 दिस इज 3/4 के इक्वल है कि नहीं। और फिर एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 पे 1 माइनस 1 तो ये 0 ही आ जाएगा, 1 आएगा। मतलब इस सबों में मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू 3/4 है। तो इसमें तो रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, 3/4 क्लोज के साथ 1 से, 3/4 से 1, 3/4 मिनिमम वैल्यू होगा, 1 मैक्सिमम वैल्यू आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ क्या किसी से, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में तो ऐसे ही है। अगर इसको सिंप्लीफाई कर ले पहले, क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे बोल रहा है जिस तरीके से ये दिख रहा है ना एक्सप्रेशन, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करके फिर कार्यक्रम हम करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। तो इसको अगर हमें इस तरीके से अगर लिख ले y इक्वल टू, अगर हम ऐसा करके लिख ले दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, इसका होल स्क्वायर, सही है। लेकिन होल स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी आएगा। तो उसको माइनस करने के लिए माइनस कर देते हैं, -2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1 है, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 1, माइनस में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर कर ले तो ये कुछ बन जाएगा, फॉर्मूला टाइप का बन जाएगा, है ना। तो ऊपर बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा दिस इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा हो जाएगा, और नीचे डिवाइडेड बाई ये 4 रहेगा। अब यहाँ पे देखने की बात है, ऊपर जो ये क्वांटिटी है ये तो 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, दिख रहा है ना ये फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब हम इसका रेंज, हाँ बोलिए, हाँ हाँ अच्छा है, एक सेकंड 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 2 होगा, हमने 4 लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, सही बात है। अब ये 2 आ गया, अब इसका रेंज निकालना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से निकल जाएगा। जैसे साइन स्क्वायर 2 थीटा, पहले साइन स्क्वायर 2 थीटा का रेंज लिखेंगे तो सर ये हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में आएगा कि नहीं। फिर हम इसमें -1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर तो इनइक्वलिटी बदल जाएगा, माइनस ऑफ 1/2 दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2 से लेके 0 आएगा कि नहीं। फिर दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देंगे तो ये 1 माइनस ऑफ 1/2 और ये 1 माइनस ऑफ 1/2 दिस इज साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये 0 प्लस ऑफ 1। तो इस क्वांटिटी का जो y है, इस y का जो रेंज आ गया 1 माइनस ऑफ 1/2 और इधर भी 1, तो 1/2 से 1 आएगा इसका आंसर, है कि नहीं। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रोसेस को अगर हम अडॉप्ट करेंगे अगर सही तरीके से तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। प्रोसेस को सही तरीके से अडॉप्ट करना ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है अगला जो तीसरा जो फंक्शन है, दैट थर्ड फंक्शन अगर मैं दे रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर दें। देखिए जब हम प्रॉब्लम करते हैं किसी भी टाइप का अगर वेरिएशन देखते हैं उसको समझने का अगर हम कोशिश करते हैं, जब तक हमारे पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा तो हो सकता है 2 4 5 प्रॉब्लम हमसे सॉल्व हो जाए,
ट्रिक लगा के इधर उधर करके कुछ भी, लेकिन हो सकता है सारे प्रॉब्लम का कोई गारंटी नहीं ले सकता कि सारा प्रॉब्लम हो ही जाएगा। इसलिए हर टाइप का वेरिएशन है, हर टाइप का वैरायटी देखना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है। y इक्वल टू दिस इज कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। सभी लोग करिए, सिंप्लीफाई करिए इसको, इसका रेंज निकाल के बताइए, है ना। रटना नहीं है, जैसे प्रोसेस बताया बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, मतलब लेस देन 30-40 सेकेंड में हो सकता है ये प्रॉब्लम आराम से। फॉर्मूला अप्लाई करिए AQ प्लस BQ का और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए सभी लोग। सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से लिख लिया जाए, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और प्लस ये चीज़ क्या है, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है ना। इस तरीके से फंक्शन है। अब इसको AQ प्लस BQ के फॉर्मूले से अगर ब्रेक कर ले तो A प्लस B, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इस तरीके से आएगा ना। मैं लिख देता हूँ, वैसे तो मैं अगर सॉल्व कर रहा तो नहीं लिखता क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट है, दिस इज साइन की पावर 4 थीटा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB आता है, तो 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस ऑफ ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, है कि नहीं। अब ये जो वैल्यू 1 होता है सर, अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसको हम ऐसा करके लिख सकते हैं, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का दिस इज होल स्क्वायर, है कि नहीं। और माइनस टाइम्स में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा 3, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 1 है ना। तो 1 माइनस अगर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले तो ये जो क्वांटिटी है ये फॉर्मूला बना देगा, तो -3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा हो गया, होगा कि नहीं। अब इसको ये वैसा ही फंक्शन बन गया जो पहले था, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ अब -3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा का जो रेंज होगा वो सर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, -3/4 से लेके 0 आएगा, है कि नहीं। मल्टीप्लाई कर दे, अब 1 का एडिशन कर लेंगे तो सब में यहाँ पे भी 1 कर लेते हैं, तो 1 प्लस अब यहाँ पे भी 1 कर लिया प्लस 1, यहाँ पे भी 1 कर लिया 1 प्लस, इस तरीके से कर लिया, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो आंसर है ये आंसर आ जाएगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या ही नहीं है। मतलब इस तरीके से अगर करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो गलतियाँ नहीं होगी। थोड़ा सा हो सकता है शुरुआत में टाइम लगे, लेकिन गलती से हम बच जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये 1/4 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये y है तो y का रेंज कहाँ से कहाँ गया, y बिलोंग्स टू 1/4 से लेके 1 आ गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और वैरायटी मैं पहले भी बताया था, वैसे सीक्वेंस सीरीज में भी बता दिया था जब हम पढ़ रहे थे विद द एप्लीकेशन ऑफ AM एंड GM, कैसे पार्टिकुलर टाइप के, जैसे याद होगा अगर आप लोगों को, जैसे सेकेंड काइंड अगर बात करें, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, जैसे इसके लिए मैंने बताया था y इक्वल टू, जैसे अगर ये लिखा हो A स्क्वायर दिस इज tan स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस दिस इज B स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। याद है किसी को इसका रेंज क्या आता था, इस फंक्शन का रेंज अगर पूछ ले तो इसका रेंज क्या आता था, स्टैंडर्ड रिजल्ट में करवाया था, याद है किसी को, एनीवन, हेलो। अब जैसे यहाँ पे मैं बताया था ना, विद एप्लीकेशन ऑफ AM GM अगर लेते हैं इसी दोनों नंबर का, A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज B स्क्वायर कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा, ये 2 नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2, दिस इज अर्थमेटिक मीन, एंड वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन। तो दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेंगे तो A स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, B स्क्वायर दिस इज कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा होल टू द पावर 1/2 आएगा कि नहीं। अब ये जो क्वांटिटी ये सब आपस में मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, तो ये जो क्वांटिटी है AB आ जाएगा। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और ये तो अपना क्या है, y है, ये क्वांटिटी दिस इज़ y है ना, तो ये हो जाएगा दिस इज y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 2AB आ गया कि नहीं। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा 2AB से लेके इन्फिनिटी। याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। इस केस में सिर्फ हम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बाउंडेड नहीं है, एक तरफ से बाउंडेड है ना, मिनिमम बाउंडेड है, मैक्सिमम इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि tan थीटा कॉट थीटा है ना, क्योंकि थीटा या तो 0 अप्रोच करा दे, या तो अगर हम 90 अप्रोच करा दे तो इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, अपने आप भागेगा। इसका एप्लीकेशन भी मैं करके एक आध क्वेश्चन करके बताया था। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर बात करें, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा प्रॉब्लम करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं y इक्वल टू, अगर पूछ ले ये जो फंक्शन है दिस इज, अगर बात कर ले, दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ 2x प्लस दिस इज कोसेक स्क्वायर ऑफ 2x, इसका अगर रेंज पूछ ले तो क्या सभी लोग बता पाएंगे,
बताइए तो इसका रेंज क्या आएगा, सभी लोग खुद से कैलकुलेट करना चाहिए। अब डी कुमार जी को दिख गया तो जल्दी आंसर दे दिए, तुरंत आंसर दे दिए, क्योंकि याद होगा इनको, बताया था कि नहीं पहले, ये बताइए आप डी कुमार जी, आप बताइए ये चीज़ें पहले डिस्कस किया था कि नहीं किया था पहले। हाँ 10 कॉट में 1 प्लस दिस इज 10 स्क्वायर ऑफ 2x लिख लेंगे इसको, पहले वाले को, और दूसरे वाले को लिख लेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ 2x, है कि नहीं। अब ये 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस में क्या हो जाएगा, दिस इज 10 स्क्वायर ऑफ 2x प्लस दिस इज कॉट स्क्वायर ऑफ 2x, है कि नहीं। और ये जो क्वांटिटी होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है कि नहीं है। और 2 इसमें ऐड हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दैट सिंपल। तो ये y बिलोंग्स टू हो जाएगा 4 से लेके क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब इसमें कौन सी समस्या वाली बात है, ऐसा कौन सी बात है कि जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दुनिया बहुत बड़ा है ना। बहुत छोटे में इसको हल्के में लोग लेते हैं, लेकिन बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसको काफ़ी कायदे से पढ़ना चाहिए। कायदे से अगर हम जब तक पढ़ेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है फॉर्मूले याद होने चाहिए, रिजल्ट्स याद होने। फॉर्मूले और रिजल्ट्स अगर याद है तो इसके क्वेश्चन करने में मज़ा आएंगे, फिर अच्छा लगेगा। क्वेश्चन जब हम करने बैठेंगे तो होने लग जाएंगे और जल्दी जल्दी होगा, फटाफट होगा। फॉर्मूले और रिजल्ट्स का ही गेम है ये ट्रिग्नोमेट्री। अब पूरा एग्ज़ाम फॉर्मूले और रिजल्ट्स का है। जहाँ जहाँ बोला जाए अगर इसको याद रख लें, घोटना है तो घोट लेना है। पहला प्रायोरिटी है कि फॉर्मूला और रिजल्ट्स याद होना चाहिए। बाकी तो अंडरस्टैंडिंग तो ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर क्रिएट किया जाएगा कि कैसे इसको सोचना है, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है। हर वैरायटी के क्वेश्चन दिखाया जाएगा आपको। लेकिन क्या है उस थोड़ा सा बताइए क्या है क्वेश्चन। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा प्रॉब्लम। देखिए टूल्स जो बताए जा रहे हैं ना वो बहुत यूनिक टूल्स बताए जा रहे हैं, वही आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में। और कोई ट्रिक और फॉर्मूला क्या होता है यार, बेवकूफ़ बनाते हैं मैक्सिमम लोग। वो टूल्स जो बताया ना, दैट टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस टूल का हमें कहाँ प्रयोग करना है और किस तरीके से करना है, दैट विल सेव योर टाइम। वो आपका समय बचाएगा एग्जाम में, और कुछ नहीं बचाता समय। समझ में आ रहा है, ये चीज़ है। इसमें अगर बात करें AMGM अगर ले ले तो ये हो जाएगा दिस इज 3 टाइम्स में, हाँ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 टाइम्स में कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो दोनों का अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इंटू 4 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। होगा कि नहीं होगा, होल टू द पावर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, है कि नहीं। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सेक और कॉस दोनों मल्टीप्लाई होकर 1 देगा, है कि नहीं। तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज y/2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 2√3 आएगा कि नहीं आएगा इधर से। तो ये 2√3 हो गया, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4√3 हो गया। अब इसमें क्या था, बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं है। अब इसको लोग कैलकुलस से अगर करेंगे सॉल्यूशन ना भैया बहुत लंबा चौड़ा होगा, हो सकता है आंसर भी ना आए और छोड़ देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा। ये बहुत अच्छा टूल है AMGM, इसको अप्लाई करना सीखिए। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन। इतने सारे प्रॉब्लम भी तो करवाया था, कई टाइप के करवाए थे कई टाइप के प्रॉब्लम करवाया था। तो उसको अप्लाई करने के लिए ना थोड़ा सा क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में हिट करेगा कि कहाँ पे AMGM लगाना चाहिए, कहाँ क्या लगाना चाहिए। तो वो दिमाग में सारा चीज़ रहेगा ना, इधर इस कोने में, इस कोने में, हर कोने में फोल्डर वाइज अगर बना रहेगा तो मज़ा आएगा फिर। चलिए कोई बात नहीं, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब रेंज में देखिए और भी कई सारी बातें आएंगी, फंक्शन वगैरह थोड़ा पढ़ेंगे तो और हमारा दायरा बढ़ेगा आगे चल के। बाकी जो स्टैंडर्ड रिजल्ट बताए गए हैं दैट रिजल्ट्स को याद रखिए। और भी कई सारी बातें जब टूल्स हमारे पास और आते जाएंगे तो और भी कई सारी बातें हम करेंगे आगे चल के, है ना। तो बाकी हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को जानने से पहले हम थोड़ा सा ना ग्राफ के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ग्राफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैसे तो हम चाहते तो पेस्ट भी कर देते डायरेक्ट इस पर, लेकिन हम पेस्ट नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इसको हम बना कर थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि ग्राफ में हमें क्या ज़रूरत है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में जानेंगे। तो बाकी हम कई सारी चीज़ें तो याद करवा ही दिए थे। तो ग्राफ है तो फंक्शन का बाकी ग्राफ देखेंगे। बाकी डोमेन रेंज याद होना चाहिए, जो हम पहले ही लिखा रखे हैं। डोमेन रेंज याद होना चाहिए, है ना।
और फिर उसके बाद पीरियड याद होना चाहिए कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं सारे के सारे, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दीज ऑल आर द पीरियोडिक फंक्शंस, है ना, सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। तो पीरियड वगैरह ये सब याद होना चाहिए। तब जैसे सबसे पहली बार डोमेन और रेंज तो हमने याद करवा दिया था। जैसे यहाँ पे अगर फंक्शन लिखें इस तरीके से तो ग्राफ का सेक्शन अभी हम अलग से लेते हैं, एक बार डोमेन रेंज को रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ पे चलते हैं। तो चलिए सब लोग याद करिए फटाफट बताइए, याद होना रटा होना चाहिए। साइन एक्स का डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज कहाँ से कहाँ, सर मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा लिख दे तो चलेगा ना, शॉर्टकट में लिख दिए हैं। इसका पीरियड होता है सर 2 पाई। कॉस एक्स अगर बात करें तो कॉस एक्स साइन एक्स सेम है, दोनों बिल्कुल सब कुछ सेम होता है। इसका मॉड ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 1, पीरियड सर इसका 2 पाई हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं टेन एक्स का, तो टेन ऑफ एक्स का डोमेन साइन बाई कॉस, कॉस 0 वो जहाँ पे होता है वो पॉइंट हटाना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, मतलब एक्स इज़ नॉट इक्वल टू दिस इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सही बात है। इसका रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, पीरियड इसका पाई। फिर नेक्स्ट अगर बात करें कॉट ऑफ एक्स, कॉट एक्स होता है सर कॉस बाई साइन, साइन 0 होने का खतरा एक्स एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो वो हटा देंगे, एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई, सही बात है। इसका भी रेंज होता है y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, पीरियड इसका भी पाई हो जाएगा। तो फिर साइन का अपोजिट जस्ट अगर बात करें तो कोसेक एक्स होता है, ये भी 1 बाई साइन एक्स, इसको भी खतरा है उसी बात से, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा 1 बाई साइन एक्स का ये रेसिप्रोकल है, तो इसका मतलब रेंज हो जाएगा इसका मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सही बात है। इसका भी पीरियड 2 पाई, जो साइन का पीरियड होगा वही कोसेक एक्स का भी पीरियड होगा। सेक ऑफ एक्स 1 बाई कॉस एक्स, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू दिस इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2, सही है, डोमेन होता है। रेंज अगर बात करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, पीरियड इसका अगर बात करें तो इसका भी पीरियड 2 पाई है। ये ध्यान रखना है कि सारे फंक्शन का पीरियड जो होता है सब 2 पाई होता है, लेकिन बस टेन और कॉट का पीरियड पाई आएगा, है ना। तो ये सब सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक इंटरवल के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट करने लग जाएगा। तो अब ग्राफ को देखते हैं, है ना। तो ग्राफ कैसे क्या होगा, हर फंक्शन के बारे में देखेंगे कैसे क्या है, इसका ज़रूरत पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगा। ग्राफ अगर समझ में आए तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत जल्दी आंसर आता है, फटाफट आंसर आएगा, क्वेश्चन सब जल्दी सॉल्व। लेकिन ग्राफ रटे होने चाहिए, एकदम अच्छे से रटे होने चाहिए कि ये नहीं हाँ बस पता है तो उससे नहीं होता है। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए परफेक्शन चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, दैट परफेक्शन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। नहीं तो क्या होगा, अधूरा ज्ञान अगर होगा ना तो लगेगा कि हो जाएगा हमसे, लेकिन वो होता नहीं है, बस लगता है, वो लगता ही रहेगा और कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए इसका ग्राफ हम देखते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे सबसे पहली बात डोमेन और रेंज अगर बात करें तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर है, तो ऑल रियल नंबर है मतलब एक्स के सारे रियल वैल्यू के लिए रहेगा। तो एक्स एक्सिस पे ये पूरा फैलेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा एक्स एक्सिस पे, सही, इतना समझ में आ रहा है। फिर वाई एक्सिस पे मतलब रेंज दिखता है, रेंज रिफ्लेक्ट होता है, तो रेंज है इसका -1 से +1। तो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ फैलेगा सिर्फ -1 से +1 के बीच में रहेगा, सही बात है। तो ये जो ऊपर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज -1 का एक लाइन, ये सबको दिखना चाहिए। ये +1 का ऊपर एक लाइन बना रहे हैं, ये इस तरीके का y इक्वल टू 1 का लाइन है। और इसी के नीचे जस्ट हम बना रहे हैं, एक नीचे भी लाइन दिख रहा होगा सबको, ये इस तरीके का जो लाइन है दिस इज़ y इक्वल टू -1 है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ जब बनाएंगे तो स्टार्ट होता है, देखिए यहाँ से x इक्वल टू 0 पे हम जानते हैं 0 होता है, तो इस तरीके से स्टार्ट होता है और ये 90 तक इसका वैल्यू बढ़ता ही बढ़ता है और 90 पे जाके मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है। इसका मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का होना चाहिए, इंक्रीजिंग नेचर का। और जहाँ पे ये 90 होगा दिस पॉइंट इज़ π/2, है ना। पॉइंट का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि व्हाट इज़ द पॉइंट, कहाँ पे मिनिमम कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है। और फिर से ये ग्राफ डिक्रीज करना चालू करता है और फिर से पाई पे जो वैल्यू है, ये पाई पे वैल्यू आके 0 हो जाता है। साइन ऑफ पाई का वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। तो ये इस तरीके से आएगा, दिस इज द 0 से लेके पाई, दिस रेंज कवर्स द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब हम ये जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है उसका वैल्यू निगेटिव होगा, तो मतलब ये क्रॉस करेगा अब एक्स एक्सिस को। तो जैसे क्रॉस करके एक्स एक्सिस को नीचे की तरफ आएगा
और फिर से ये 2 पाई पे जो वैल्यू है इसका 2 पाई पे वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है कि नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ये ऐसे करके लूप, साइक्लिक लूप चलता है ऐसे। तो फिर ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका कर्व बनेगा। और बीच में ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पाई और 2 पाई के बीचों बीच है, तो इस दोनों का एवरेज होगा। तो दिस पॉइंट इज नथिंग बट दिस इज 3 पाई बाई 2 है ना। दिस इज 3 पाई बाई 2 पॉइंट है। अब ये एक पीरियड में कर्व बन गया 0 से 2 पाई। अब जानते हैं इसका पीरियड होता है ऐसे 2 पाई। तो ये अब यही कर्व बार बार रिपीट होता जाएगा, है ना। बार बार आगे आगे जैसे अगर कर्व बनाना होगा तो ये कर्व क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। अब इसी को ऐसे करके अगर रिपीट बना दे तो चलता जाएगा इसी प्रकार से, ऐसे ही, है ना। तो इस प्रकार से ये जो कर्व है ये कर्व बन जाएगा, है ना। एक को मैंने समझा दिया है कि एक्चुअली इसका इम्पोर्टेंस क्या है। बाकी पीछे भी अगर बनाएंगे तो पीछे भी बना सकते हैं इस तरीके से, कि इसमें क्या ज़रूरत का पॉइंट क्या याद रखना है वो भी मैं अभी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा एक आगे पीछे थोड़ा बना लेते हैं। पीछे आगे बनाते रहे, एक्स एक्सिस पे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा ये कर्व फैल के बनेगा, है ना। तो यहाँ से अब ये पीछे अगर पॉइंट अगर मार्क करेंगे तो ये दिस पॉइंट इज़ माइनस ऑफ पाई पीछे, और इसको अगर मार्क करेंगे तो माइनस ऑफ 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें याद रखने ये सब पॉइंट्स, ये सब दिख रहा है। तो ये 2 पाई, पाई, 0 कहाँ पे क्या वैल्यू अचीव कर रहा है वो हमें याद होना चाहिए। ये सब सारे ये सब पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट होगा आगे चल के, पॉइंट्स ही काम आएंगे, है ना। मतलब इससे सॉल्यूशन वगैरह जब हम फाइंड करना सीखेंगे तो वहाँ पे ये चीज़ काम आने वाला है। ये -1 है, दिस इज़ +1 है। तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम ग्राफ बनाए, जैसे सेकेंड फंक्शन जो है कॉस ऑफ एक्स का, तो कॉस ऑफ एक्स फंक्शन का अगर ग्राफ बनाएंगे y = दिस इज़ कॉस ऑफ एक्स। तो कॉस ऑफ एक्स का भी ग्राफ जो होता है किस तरीके का होता है, ये कॉस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा ही होता है, लगभग साइन टाइप का ही होता है, बस थोड़ा सा वैल्यूज़ पॉइंट वगैरह बदल जाते हैं, है ना। इस प्रकार से कर्व इसका भी बना लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस है, ग्राफ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पूरा फंक्शन में काम आएगा, पूरे सब जगह काम आएगा। और थोड़ा सा एक बार एफर्ट डाल के समझ लिए कि इसमें काम का चीज़ क्या है, जानने लायक चीज़ क्या है, तो उसमें तकलीफ़ ज़्यादा नहीं रहेगा। अब यहाँ से अगर देखें तो कॉस ऑफ एक्स का अगर कर्व बनाए तो कॉस ऑफ एक्स का भी बना सकते हैं। तो किस तरीके से बनेगा, तो हम जानते हैं x = 0 पे इसका वैल्यू 1 होता है। तो ये 1 पॉइंट है, दिस इज़ -1 है। तो 1 से स्टार्ट होगा, 90 पे वैल्यू सर 0 हो जाता है। तो यहाँ से स्टार्ट होते हुए ये ऐसे करके आएगा, 90 पे वैल्यू 0 हो गया, और फिर ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे निगेटिव होने लग जाएगा तो ये निगेटिव होते होते यहाँ पे आएगा, फिर से ये 0 होगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे, और फिर ये इसी प्रकार से उठना चालू होगा, और ऐसे करके ये जो कर्व है इस प्रकार से इसका कर्व बनता जाएगा। आगे पीछे हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा ही कर्व इसका बन जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करेंगे, ये जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। π/2 कहाँ कॉस का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ से समझते हैं, जो पहले रटवाया था हमने, cos x = 0, तो x = याद है सभी को, क्या बताया था, 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब π/2 आएगा। दिस इज पॉइंट, नेक्स्ट आएगा 3 π/2 आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा 5 π/2 आएगा। मतलब जहाँ जहाँ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है वो सब कोई और पॉइंट नहीं है, वही ये पॉइंट है, वहाँ पे वैल्यू 0 हो रहा है ना, इसलिए ये π/2 है सर, ये पॉइंट 3 π/2 आएगा, ये पॉइंट क्या आएगा 5 π/2 आएगा, अगला पॉइंट ये क्या आएगा 7 π/2 आएगा। इस प्रकार से ये पॉइंट्स का इम्पोर्टेंट है। इसके बीच में ये वैल्यू क्या आएगा, ये जहाँ पे -1 हो रहा है, cos x का वैल्यू -1, याद करिए x = क्या बताया था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मतलब ये पॉइंट पाई आएगा। कॉस यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे वैल्यू 1 हो रहा है, तो ये 2 पाई आएगा, है ना। इस प्रकार से इवन मल्टीपल ऑफ पाई याद रखना है। तो ये सब जो चीज़ें बताया गया उसको याद रखना है। इस प्रकार से ये कर्व बनता जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो ये जो क्वांटिटी है आ रहे हैं, तो यहाँ से अगर ये इस तरीके से आ रहे हैं तो ये ऐसे करके बनता जाएगा, है कि नहीं, ऐसे करके कर्व बनता जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि इवन फंक्शन भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं ना cos ऑफ -x बराबर क्या होता है,
कॉस ऑफ एक्स होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये कर्व आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इसीलिए जो प्लस एक्स में कर्व दिखेगा पॉजिटिव एक्स के लिए, वही कर्व हमें निगेटिव एक्स के लिए दिखेगा। तो ये सब जो पॉइंट है दिस इज माइनस ऑफ π/2 होगा, दिस पॉइंट इज माइनस 3π/2 आएगा, पीछे की तरफ निगेटिव आएगा, बाकी कर्व का शकल सूरत बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये कर्व का इम्पोर्टेंस है, याद रखना है और कोई बड़ी बात नहीं है। 2 बार 4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, समझ समझ के करेंगे कि ये पॉइंट ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, जो हम जानते हैं उस चीज़ को हम इस पर वेरीफाई भी करेंगे। कर्व से रिलेटेड जो छोटी छोटी बातें जो बताया गया ना, वो वही एक्चुअली काम आते हैं, वही कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। उसको नेगलेक्ट करके नहीं चलना है, उसको हम वेरीफाई करते रहेंगे। क्या जो हम जानते हैं, जो हमारे दिमाग में फिट है, क्या वो बाकी चीज़ों से कंसिस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट मस्ट बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला जो कर्व है दिस इज नेक्स्ट कर्व किस चीज़ का है, tan ऑफ x का, थर्ड कर्व y इक्वल टू tan ऑफ x। तो y इक्वल टू tan ऑफ x, इसका कर्व अगर बात करें तो सबसे पहले जो डोमेन इसमें रटवाया था अभी इस फंक्शन का डोमेन जानना है, क्योंकि डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है। डोमेन है सर x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2 है ना। और यहाँ पे जो रेंज था इसका याद रखिए, इसका रेंज क्या था, ऑल रियल नंबर था। तो ये y एक्सिस पे पूरा फैलेगा, लेकिन x एक्सिस पे पूरा नहीं फैलेगा। कुछ कुछ बीच में पॉइंट आएंगे जहाँ पे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस फंक्शन का अगर कर्व बनाएंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, उस चीज़ को समझिए। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे ये y एक्सिस है अपना, दिस इज़ y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ एक्चुअली ब्रेक आएगा, तो यहाँ पे n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये π/2 आएगा, है ना। तो दिस पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट है π/2 इस तरीके से। फिर n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये 3π/2 आएगा। तो हमें सारा पॉइंट मिलता जाएगा। फिर अगला अगर ऐसे ही रखते जाएंगे तो इस प्रकार से ये सारे के सारे जो वैल्यूज़ हैं, ये सब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा देता हूँ। पाई का एक्चुअली इंटरवल है ना, तो π/2 के बाद नेक्स्ट थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 3π/2 मान लेते हैं ये है। फिर ये मान लेते हैं 5π/2 है। इस प्रकार से थोड़ा समझाने के लिए है। ये पॉइंट है मान लेते हैं इधर -π/2 है, ये पॉइंट मान लेते हैं इधर -3π/2 है। बस इतना बहुत है। अब एक्चुअली हम जो जानते हैं कि ये सब जितने पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कर्व 90 के पास tan का वैल्यू क्या होता है, +∞ की तरफ जाता है। इसमें अभी हम बहुत कुछ समझाएंगे, ये +∞। और यहाँ पे अगर देखें ये जो क्वांटिटी है, ये इस तरीके से ऐसे करके जाएगा, है ना। यहाँ से ऐसे करके हम पहले एसिम्प्टोटिक लाइंस बना देते हैं, सिम्प्टोट्स हैं ये सब एक्चुअली। अब यहाँ से अगर देखें तो इसका जो कर्व है बनाएंगे तो देखिए होता क्या है, 0 पे इसका वैल्यू 0 होता है, जैसे 90 जाएगा ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा ये, क्योंकि हम जानते हैं ये। तो ये चीज़ जो कर्व है ना, ये 0 से लेकर 90 के बीच में इस प्रकार से रहेगा। इन द सिमिलर मैनर पीछे अगर बनाए, क्योंकि ये ऑड फंक्शन होता है, तो इस प्रकार से कर्व बन जाएगा। अब यहाँ पे सिमिलरली अब पीरियोडिक फंक्शन है, -π/2 से +π/2 का एक पाई का लेंथ कवर कर रहा है। दिस लेंथ इज π/2 एंड दिस लेंथ इज ऑल्सो π/2। तो पाई का लेंथ कवर कर रहा है। तो यही कर्व बार बार अब रिपीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से ये जो कर्व है ना, यहाँ से ऐसे आएगा और फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये कर्व बार बार अब रिपीट होगा, ये इस प्रकार से आएगा। ये थोड़ा सा स्मूथनेस रहता है इस कर्व में, बिल्कुल अपने इंटरवल में डिफरेंशिएबल कर्व होता है ये। अब यहाँ से अगर बात करें, ये क्या हो गया, हाँ तो ये अपने लगता है रबर सिलेक्टेड है, हाँ। तो ये इस तरीके से जो कर्व है, ये ऐसे करके आता जाएगा। अब बाकी हम बनाते जाएंगे, टाइम पास करने का जितना मन है उतना देर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके बन जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स इंपॉर्टेंट रखता है। tan x इक्वल टू अगर 0 करेंगे, सबको ध्यान देना चाहिए, tan x इक्वल टू 0, तो यहाँ से tan x इक्वल टू 0 मतलब sin ऑफ x बाई cos ऑफ x होता है। ये होता है कि नहीं होता। अब 0 होने के लिए तो उसको 0 होना पड़ेगा, तो मतलब sin ऑफ x इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी समझ में आना चाहिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n होगा। तो n मतलब n का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 ही आएगा, फिर अगला पाई आएगा,
फिर ये जो पॉइंट है 2 पाई आएगा, वैसे कर्व से भी दिखेगा, सिमेट्रिसिटी दिखेगा, दिस इज माइनस पाई आएगा। तो इस प्रकार से tan का ये पूरा का पूरा कर्व बन जाएगा, है ना। अब इसमें अगर देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, 90 के पहले और 90 के बाद का सीन देखते हैं हम क्या होता है। जैसे 90 से जस्ट पहले का अगर बात करें, अगर कोई पूछ ले इस प्रकार से कि लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 प्लस या π/2 माइनस tan ऑफ x, तो π/2 माइनस का मतलब है π/2 को तो अप्रोच कर रहे हैं, बट हम इस साइड से, उसके छोटे साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे तो कर्व ऊपर की तरफ भाग रहा है, ये इधर ऊपर इन्फिनिटी की तरफ। तो इस केस में जो आंसर आएगा दिस इज प्लस इन्फिनिटी आएगा, है ना, प्लस इन्फिनिटी की तरफ आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर इसी में अगर बात करें, लिमिट x अप्रोचेज टू π/2 प्लस मतलब 90 से अधिक, तो 90 से अधिक मतलब 90 से अधिक इधर से अप्रोच करेंगे अगर हम, तो इधर से अप्रोच करेंगे तो यहाँ पे कर्व देखने की बात है, कर्व नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ कहाँ भाग रहा है, पाताल लोक की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब दिस विल अप्रोच टू व्हाट, माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो ये कर्व से रीड करने आना चाहिए सबको। कई लोग तो कर्व तो बना लेते हैं, ये ऐसा होता वैसा होता। अबे कर्व का इंपॉर्टेंस क्या है कि व्हाट इज द टेलिंग कर्व, वो कर्व बोल क्या रहा है एक्चुअली, इसका ज़रूरत क्या है, ये समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, है ना। तो ये अभी लिमिट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे और स्मूथ हो जाएगी चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा अभी से मैं बस हल्का हल्का बता रहा हूँ कि दिमाग में चीज़ें बैठते जाए और समझ में आता जाए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अगला जो कर्व है दिस इज़ कॉट ऑफ एक्स। कॉट ऑफ एक्स का अगर कर्व बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी सबसे पहले डोमेन क्या था, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन कॉस बाई साइन, तो एक्स इज़ नॉट इक्वल टू सर एन पाई, ठीक है। रेंज इसका था y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, तो इसमें भी 0 पे पाई पे यहाँ पे ब्रेक आएगा। इसका एसिम्प्टोटिक लाइंस जो बनेगा, एसिम्प्टोटिक लाइंस किस तरीके से बन जाएगा वो चीज़ समझना है। अब जैसे ये है y एक्सिस, दिस इज़ द x एक्सिस, इस तरीके से चल रहा है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो यहाँ से एसिम्प्टोटिक लाइंस है सर 0 पे तो ठीक है, और फिर नेक्स्ट बनेगा पाई पे, फिर नेक्स्ट बन जाएगा कहाँ पे 2 पाई पे बन जाएगा, फिर इसी प्रकार से बनता जाएगा, ये 3 पाई पे बन जाएगा, है ना। फिर पीछे अगर आएंगे तो पीछे भी सर बन जाएगा माइनस ऑफ पाई, फिर इधर बन जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई, माइनस ऑफ 3 पाई, एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे बन जाएगा। अब यहाँ से अगर लाइन खींचेंगे तो कैसा दिखाई देगा, एसिम्प्टोटिक लाइंस। तो एसिम्प्टोटिक लाइंस मतलब एक वर्टिकल लाइन इस तरीके का है, ये कर्व का हिस्सा नहीं है लेकिन हमें दिखाना पड़ता है ना, इस प्रकार से बनता है ये, इस तरीके से आता जाएगा। पीछे भी अगर इधर भी बनाएंगे तो हमें दिखाई देगा, ऐसे ही चलेगा, है ना। इसमें जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूँ, इसे मैं कहीं से भी कॉपी पेस्ट भी कर देता, उठा के रख देता यहाँ पे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती उसमें। अब यहाँ से देखिए, अब इस चीज़ में अगर समझेंगे तो हम जानते हैं कॉट का जो वैल्यू होता है, कॉट का वैल्यू क्या होता है एक्चुअली में, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स फंक्शन का x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइंड लिखते हैं, मतलब इन्फिनिटी भाग रहा है, तो इन्फिनिटी मतलब ऊपर से कर्व स्टार्ट होगा। अब हम जानते हैं 90 पे जो वैल्यू है, 90 पे इसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाता है। तो ऊपर से यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से आसमान लोक से, तो यहाँ से चालू होगा और डिक्रीजिंग नेचर का होगा, 0 से 90 में डिक्रीज करता है ना। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये कर्व जो है, ये कर्व ऐसे करके डिक्रीज करता हुआ 90 पे आएगा। फिर 90 पे ये इस तरीके से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी होता है ये 90, जहाँ पे कर्व अपना कॉन्केविटी चेंज करता है। ये सब बात करेंगे हम आगे चल के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर। तो यहाँ से ये जो दिस इज 3π/2 है ना। तो यहाँ से अगर कर्व बनाएंगे सेम आप रिपीट होता जाएगा क्योंकि पीरियड पाई होता है, तो ये इस तरीके से इस केस में बन जाएगा, है ना। और फिर अगर पीछे की तरफ बनाएंगे तो दिस इज़ माइनस ऑफ π/2, ये जो पॉइंट है तो यहाँ पे वैल्यू 0 की तरफ आएगा, ऐसे करके बनता जाएगा। ऊपर से उठाएंगे कर्व को, ऊपर से उठाते हुए लाएंगे ऐसे करके, और यहाँ पे कॉन्केविटी बदल जाएगा, ये कॉन्केव अब बन रहा है, और इधर के जैसे ही 90 के इधर क्रॉस करेंगे तो ये कॉन्केविटी चेंज कर ले, कॉन्केव डाउन हो जाएगा। इस तरीके का कर्व ये बनता जाएगा, है ना। फिर से यहाँ पे भी आप बार बार आप रिपीट करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसा करके कर्व बनेगा, ऐसा करके इस प्रकार से कर्व बनता जाएगा।
तो अब यहाँ पे ये समझने की बात है, जैसे यहाँ पे भी अगर लिमिट का अगर बात कर ले हल्का सा, जैसे अगर कोई पूछ ले कि सर लिमिट, समझिएगा इस चीज़ को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू अगर जीरो प्लस है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, तो जीरो प्लस और जीरो माइनस में अलग अलग बातें हैं यहाँ पे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस ऑफ कॉट ऑफ एक्स, तो ये चीज़ दोनों पे वैल्यू क्या अलग अलग आएगी कि नहीं आएगी? हेलो, जीरो प्लस पे ये किधर अप्रोच कर रहा है बताइए सभी लोग? ऊपर की तरफ कर्व है कि नहीं? जब हम कर्व को जीरो को अप्रोच कर रहे हैं इधर से, जीरो प्लस का मतलब राइट साइड से इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में यहाँ पे कर्व अगर देखेंगे तो कर्व ये ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा जीरो प्लस पे। और जीरो माइनस मतलब जीरो का अप्रोच कर रहा है बट फ्रॉम द निगेटिव साइड, निगेटिव साइड मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे इधर से। तो इधर से अगर हम इधर एक्स एक्सिस पर जाएंगे तो ये कर्व जो है, कर्व ये नीचे की तरफ भाग रहा है, तो नीचे की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये दिस विल अप्रोच टू व्हाट? माइनस ऑफ इन्फिनिटी अप्रोच कर जाएगा। तो ये जो कर्व है, कर्व विल अप्रोच टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यही सब बातें समझने की बातें हैं, है ना, और कोई इसमें बहुत तोप चीज़ नहीं है। बाकी कर्व को हम जितना अच्छे से याद रखेंगे उतना बेहतर आगे काम आएगा। तो ये तो हो गया भाई कॉट एक्स का। बाकी और भी जो दो कर्व बचे हैं उसको भी समझ लेते हैं, वो तो दोनों आसान कर्व हैं, और दोनों जो y इक्वल टू कोसेक ऑफ x, तो y इक्वल टू कोसेक x, तो इसका भी सबसे पहले डोमेन जो था, डोमेन था सर x इज नॉट इक्वल टू n पाई था, सही बात है, क्योंकि 1/sin होगा, और रेंज क्या था? मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, यही था। तो इसका मतलब y का जो वैल्यू होने वाला माइनस इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, मतलब -1 से +1 का जो इंटरवल है y एक्सिस पे वो पूरा खाली रहेगा, और एक्स एक्सिस पे भी कुछ पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे कर्व का वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो वहाँ भी एसिम्प्टोटिक लाइंस बनने वाले हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। अब सबसे पहले इसके लिए हम बनाएंगे किस चीज़ का कर्व? वो साइन एक्स का कर्व बनाएंगे, साइन एक्स का कर्व, इस चीज़ को समझने के लिए अच्छे से। तो साइन एक्स का कर्व हम ड्रॉ करते हैं, ये फटाक से मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये है अपना वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ठीक बात है। और ये जो लाइन है, दो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस प्रकार से। ये y इक्वल टू 1 का लाइन है और नीचे y इक्वल टू -1 का लाइन है। तो अब यहाँ पे इसका पहले कर्व बना लेते हैं, है ना, साइन एक्स का। जल्दी से साइन एक्स का कर्व है ये इस तरीके का कर्व। इसी से बन जाएगा कोसेक एक्स का कर्व, अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझ लीजिए। अब यहाँ से इस तरीके से कर्व बना लेते हैं, ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर बात करें तो ये इस तरीके से पीछे की तरफ एक दो पॉइंट बना लेते हैं, ऐसे बहुत है इतना समझने के लिए, बाकी उतना स्मूथ नहीं बन पा रहा। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखें तो एसिम्प्टोटिक लाइंस, पॉइंट्स क्या क्या थे? पॉइंट को मार्क करना बहुत ज़रूरी है। पॉइंट्स क्या क्या थे? पॉइंट था सर ये 0, ये पॉइंट क्या था? दिस इज पाई। ये पॉइंट क्या था? ये 2 पाई। पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी आना चाहिए सबको। ये 3 पाई। पीछे लिखेंगे तो -पाई। ये पॉइंट क्या है? -2 पाई। जहाँ जहाँ ये साइन का कर्व 0 हो रहा है। अच्छा, कोसेक एक्स के बारे में बात करें तो यही n पाई, जो जहाँ ये साइन का वैल्यू 0 हो रहा है वहीं पे तो कोसेक एक्स डिफाइन नहीं होगा, तो इसीलिए इसका एसिम्प्टोटिक लाइंस जो है यहीं पे बन जाता है, यहीं पे ये यहाँ से एक लाइन हम खींचते हैं इधर, दिस इज द वन ऑफ द एसिम्प्टोटिक लाइन। यहाँ पे अगर बात करें तो एक सेकेंड, यहाँ पे भी अगर बात करें तो ये भी एसिम्प्टोटिक लाइन बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ये ऐसे करके पीछे की तरफ बनता जाएगा। यहाँ पे भी अगर बात करेंगे तो ये भी एसिम्प्टोटिक लाइन बन जाएगा इस तरीके से पीछे की तरफ। अब यहाँ पे भी अगर बात करें, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एसिम्प्टोटिक लाइन, ऐसे ही सब बनता जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो ये जो कर्व है, अब देखिए इतना अगर बन गया ना तो कहानी ख़त्म हो गया। अब कोसेक एक्स के कर्व में कोई ज़्यादा लफड़ा ही नहीं है। अब समझने की बात है, जो अंडरस्टैंडिंग हमने पहले क्रिएट किया था उससे हम सब चीज़ों को समझ लेंगे। जैसे यहाँ पे हम जानते हैं एक्स जब 0 होता है तो साइन का वैल्यू 0, तो 1/0 जब करेंगे तो ये किधर जाएगा? प्लस इन्फिनिटी जाएगा, मतलब ये वाला ब्रांच उठ जाएगा सर ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब ये ऐसे ऊपर से स्टार्ट होगा, ये जो कर्व है ना
इस केस में ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा ऐसे करके, तो ये जीरो वाला पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाएगा। और 90 पे जो वैल्यू होता है, 90 पे वैल्यू 1/2 1 होता है साइन का, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, तो इसलिए ये वाला जो पॉइंट है वहीं पे रहेगा। तो इसलिए कर्व इन्फिनिटी से गिरता हुआ और ऐसे करके आएगा, है कि नहीं, ये इस तरीके का कर्व बन जाएगा इस पोर्शन में। जब साइन का वैल्यू 0 से π/2 होगा तो ये होगा, तो ऐसे करके फिर अब 90 के आगे जैसे ही जाएगा फिर पाई पे वैल्यू क्या होगा 0, तो 1/0 प्लस इन्फिनिटी, तो ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके जाएगा। ये हो गया साइन का पोर्शन। और नीचे वाला जो है ना, ये इसको मिटा दीजिए, ये नीचे वाला साइन वाला जो पोर्शन है इसको मिटा देंगे, तो हो गया ऊपर जो बन गया अपने पास ये कोसेक एक्स का कर्व आ गया। सिमिलरली अब सब के लिए यही काम हम करने वाले हैं, सबके लिए हम यही काम करने वाले हैं। नीचे वाले को, जैसे ये एक्स एक्सिस के नीचे वाला कर्व है तो ये नीचे की तरफ भागेगा, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा दिस विल भी ऐसे करके आ जाएगा, ये इस तरीके का कर्व आ जाएगा, है ना, इस तरीके का कर्व आ जाएगा। इसमें कोई समस्या होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है, ये बिल्कुल समझ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। फिर सिमिलरली इसको ऊपर वाले को ऊपर की तरफ, नीचे वाले को नीचे की तरफ, बस इतना याद रखना है। अब इसको भी, अब इसका भी जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ ऐसे करके जाएगा, है ना, ये ऐसे करके कर्व जाएगा। और सिमिलरली ये भी जो कर्व है, ये कर्व जो है ये इस तरीके से जाएगा, है ना, ऐसे करके। और बाकी हम क्या करेंगे, साइन का जितना पोर्शन है सबको मिटा देंगे, ये सब सर, ये सब जितने साइन वाला पोर्शन था ये सब मिटा देंगे। हो गया खाली -1 से +1 के बीच में खाली हो गया साइन का कर्व, कुछ नहीं बचा, वो बस समझने के लिए था। अब जो कोसेक एक्स का कर्व बचा, वो कोसेक एक्स का कर्व दिख रहा होगा, सिर्फ इतना है, या तो +1 लाइन के ऊपर है, ये जो लाइन है इस लाइन के या तो ऊपर है, या तो नीचे वाला ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे कर्व है, ये देखिए देखिए। तो इस तरीके से कोसेक एक्स का कर्व आ जाएगा, है ना। इसका भी पीरियड 2π है। तो समझ में आया कि नहीं सभी लोग को, हेलो, समझ में आया ना ये कैसे बन रहा है, क्या इसमें चीज़ें चल रही है, कैसे सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि रट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है और याद भी नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा दिन तक। क्वेश्चन नंबर ये अगला जो कर्व है, कुछ कर्व नंबर 6 है, सभी लोग इसको ट्राई करिए, मेरे ख्याल से बना लेंगे आप। y = sec ऑफ x का, सेक ऑफ एक्स का कर्व डोमेन तो पता ही है सभी को, 1/cos होगा, तो सर cos जहाँ 0 होता है हटा देंगे, 2n + 1 π/2 ऑड मल्टीपल ऑफ 90 ये हटा देंगे। और जो रेंज है इस केस में mod ऑफ y > 1, मतलब y बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। तो वैसा ही इसमें भी होगा, जो काम हमें कोसेक एक्स के लिए किया है साइन एक्स को लेके, वही काम इसमें कॉस एक्स को लेकर होगा। तो सभी लोग ट्राई करिए 1 सेकेंड, तो फिर इसको हम डिस्कस करते हैं तो आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए इसको बनाते हैं, सभी लोग कॉस एक्स का कर्व बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस एक्स का कर्व ड्रॉ करेंगे ना, तो ये हो गया y एक्सिस, और ये इस तरीके से ये हो गया x एक्सिस, y और ये x। अब यहाँ से अगर बात करते हैं, इस पर भी एक लाइन ऊपर का स्टेप बाय स्टेप बनाइए ना, कौन सा क्या है इसमें, ऐसा नहीं कि कॉपी कर रहे हैं, हम कॉपी थोड़े कर रहे हैं। कुछ लोग कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं, कॉपी नहीं करना, बस स्टेप कैसे किया जा रहा है स्टेप को ध्यान में रखना है ना, क्या क्या पहले बनाया जा रहा है उस हिसाब से बनाएंगे, है ना, उस हिसाब से बनाएंगे तो सब पॉसिबल है। अब जैसे यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये y = 1 लाइन है, आराम से लिखिए y = -1, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे अगर कर्व जो बनाएंगे तो बना सकते हैं ना कर्व, कॉस का कर्व सर यहाँ से स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से ऐसे ही बनता जाएगा, ऐसे करके आएगा नीचे, फिर ये ऐसे ही ऊपर उठेगा ना, फिर ऐसे करके जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ऐसे करके ऊपर नीचे चलता जाएगा, फिर इन द सिमिलरली इधर भी आ जाएगा, ऐसे ही कर्व आ जाएगा, ऐसे करके इसका सेम टू सेम बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका कर्व बनता जाएगा। हाँ, ऐसे करके बनता जाएगा। अब इसमें अगर देखें तो जो चीज़ें उस चीज़ को समझिए। अब यहाँ से अगर देखें
एसिम्प्टोटिक लाइंस क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट्स थे पॉइंट्स को मार्क करना जरूरी है। π/2 था, फिर 3π/2 है, ये पॉइंट्स क्या है 5π/2 है ना। पॉइंट्स मार्क कर दिए थोड़ा सा, ये -π/2, पॉइंट जरूर मार्क करिएगा कभी भी कर्व बनाए तो, ये ध्यान रखिए, यही आपके काम आएगा ज़्यादा, -5π/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, एसिम्प्टोटिक लाइंस ड्रॉ कर देंगे ना, इसका एसिम्प्टोटिक लाइंस बनता जाएगा इस प्रकार से। ऐसे इधर भी बनेगा, सब जगह एक एक वर्टिकल लाइन खींच देंगे इस प्रकार से, ये वर्टिकल लाइन बन जाएंगे, है ना, इस प्रकार से बनता जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा, है ना, फिर यहाँ पे भी अगर बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा, ऐसे करके ये बनता जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें जो चीज़ें हैं तो फिर से वही बात है ना। अब यहाँ पे देखिए, इधर ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कर्व है, ये -π/2 से +π/2 के बीच का जो कर्व है, उस पर मैं थोड़ा सा नज़र डाल रहे हैं हम लोग। तो उसके बीच में अगर देखें तो क्या है, एक्चुअली में कुछ है ही नहीं। अब ख़त्म हो गया ना कहानी भाई। यहाँ पे नीचे है तो ये उसका अगर प्रोजेक्शन होगा तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे करके चला जाएगा, ये इस प्रकार से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और ये जो पोर्शन है नीचे वाला पोर्शन मिट जाएगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस के नीचे वाला नीचे की तरफ जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा, फिर ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, है ना, ऐसे करके फिर ऐसे बनता जाएगा कर्व। उसमें कौन सा तोप चीज़ है जो नहीं आना चाहिए, नहीं हो रहा था सबसे बाकी लोग से। अब ये जो चीज़ है ऐसे ही, अब यहाँ से मिटा देंगे सब कुछ जितना भी है नीचे वाला कर्व, ये सब हो गया ख़त्म, कॉस का काम ख़त्म। उसका तो हम हेल्प ले रहे थे ना, इस तरीके से बन गया ये सेक एक्स का कर्व। जितना ब्लैक वाला पोर्शन है सब सेक एक्स का कर्व है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, मतलब समझना है इस चीज़ को। चलिए, तो इतना रट लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस करिएगा घर पे, थोड़ा सा खुद से बनाने की कोशिश करिएगा सभी लोग। जो जो कुछ चीज़ें दिमाग में डेटा है उस डेटा का यूज करते हुए सभी लोग कर्व को याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा। इसलिए मैं भी बनाया हूँ, नहीं तो हम पेस्ट कर सकते थे, इसको डायरेक्टली पेस्ट कर देते तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। चलिए, अब यहाँ से अगर बात करते हैं नेक्स्ट, अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा, नहीं तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बच्चों का गेम नहीं है, पहली बात बता दें। मतलब अच्छों का हालत ख़राब रहता है इसमें, क्योंकि पता ही नहीं होता उसको सही से कभी कि एक्चुअली करना क्या है, कैसे क्या करना है, हम कर क्या रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें जो याद रखना है, एप्लीकेशन पार्ट है, इससे क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, ये बात ध्यान रखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, किसी भी एग्ज़ाम में उठा लीजिए, टीजीटी पीजीटी दुनिया भर का एग्ज़ाम होता है, केवीएस एनवीएस डीएसएसबी सब में मिलेगा आपको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है, अब इसमें किस पहले बेसिक चीज़ क्या है, क्या हम करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जब हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो सॉल्यूशन लिखने का पर्पस क्या होता है, क्योंकि ये पेरियोडिक फंक्शन है एक्चुअली, बात समझिए। तो जो सॉल्यूशन है वो भी रिपीट करते हैं, मतलब कुछ इंटरवल बाद बहुत सारे वैल्यूज़ मिलेंगे, और मैन्युअल फंक्शन है ये। तो यहाँ पे जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत छोटा सा एग्जांपल से ही हम बात कर रहे हैं, एकदम पहले समझने का हम कोशिश करते हैं। जैसे साइन थीटा इक्वल टू, अगर बात कर ले कोई, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो इसका मतलब अगर कोई पूछ ले थीटा का वैल्यू बताओ जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो जाए, तो हम बोलेंगे भैया अच्छा ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू 1/2। तो देखिए यहाँ पे अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, एक बेसिक 0 से लेकर 90 के बीच में तो हमें पता है। तो 0 से लेकर 90 के बीच में सर एक वैल्यू तो इसमें 30 डिग्री होता है, मतलब वो π/6 होता है कि नहीं। तो एक तो वैल्यू यहाँ पे आ गया, इस तरीके से समझिए इस चीज़ को, ये π/6 है कि नहीं। और एक वैल्यू और अगर बात कर ले इसी में, जैसे साइन थीटा का पॉजिटिव वैल्यू सर सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है, तो वहाँ पे भी आंसर मिल जाएगा, आंसर एक और आंसर π-6 भी मिल जाएगा। तो दैट इज ये कितना, क्योंकि साइन π-θ बराबर क्या होता है कि नहीं होता है, साइन π-θ बराबर साइन थीटा ही होता है। तो इसलिए थीटा और π-θ दो अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5π/6 आएगा कि नहीं। तो 5π/6, दिस विल बी द 5π/6, एंगल बना रहा हूँ मैं, एंगल
तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जाएंगे तो दिस इज द 5/6 लाइन, है ना। अब इसमें समझने की बात क्या है कि एक्चुअली हमें पता है कि 2 बार अब जैसे थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे निगेटिव होता है साइन का वैल्यू, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सोचना ही बेकार है कि वहाँ पे कोई एंगल मिल जाएगा जो जहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू 1/2 होगा। तो अब हम क्या करेंगे ना, अब इसी को एक्चुअली होता है कि इस दोनों लाइन तक पहुँचने के लिए लोग चक्कर काटते रहते हैं बार बार। अब जैसे यहाँ से घूम के फिर से वापस आ गए हम यहाँ पे, तो एक पूरा चक्कर काटेंगे, यहाँ से स्टार्ट किए और यहाँ चले आए इनिशियल पॉइंट पे, तो 2π हो गया। फिर से अब यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो यही लाइन सेम रहेगा, लेकिन एंगल जो हो जाएगा ना, ज़्यादा एंगल का क्या मतलब होता है कि उतनी बार चक्कर काटा जा रहा है, मैक्सिमम बार घूम एकदम गोल 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 घूम रहा है वो। तो ये जो वैल्यू होगा ना फिर से, तो एक चक्कर से 2π, दूसरा फिर कर देंगे तो 2π प्लस क्या हो जाएगा π/6, मतलब कितना हो जाएगा 6 दूना 12 13 π/6 हो जाए। मतलब सेम ही बात है, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बता रहा है, बस लिखने का तरीका इसका अलग है ना। फिर से अगर मान लो कोई कहेगा नहीं सर मेरा मन नहीं भरा अब और चक्कर काटना, यहाँ पे आ गए है कि नहीं, तो फिर से आ गए तो फिर लो 2π में 5π/6 ऐड कर लो, फिर से 2π प्लस 5π/6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाए 6 दूना 12 5 17 π/6 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम अब चक्कर काटते रहेंगे लिखते रहेंगे, चक्कर काटते रहेंगे लिखते रहेंगे। अभी सारे वैल्यू को एक साथ अगर समराइज करके लिखना है तो वही चीज़ हम करने वाले हैं, इस टॉपिक के अंदर सीखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। जैसे अगर कोई इस तरीके से अगर लिख दें, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, अगर कोई थीटा का जनरल वैल्यू थीटा इक्वल टू अगर ये इस तरीके से लिख दे, जैसे समझिएगा थीटा इक्वल टू अगर लिख दे nπ प्लस, अभी बताएंगे सब कहाँ से आया कैसे आया वो भी बताएंगे, nπ प्लस -1 की पावर n, दिस इज π/6। तो क्या ये सारी चीज़ें कवर कर रहा है क्या, देखते हैं हम इस बार रख के देखते हैं कि n का, अब वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। अब यहाँ से n का वैल्यू जैसे 1 रखते हैं, अगर हम n का वैल्यू 0 अगर रखते हैं तो क्या होगा, पुट n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 पे ये 0 और π/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सर ये π/6 आ रहा है। फिर नेक्स्ट n इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या आता है, निकाल के देखते हैं, ये हो जाए π माइनस π/6, तो सर ये 5π/6 आ रहा है कि नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बात करें n इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो n इक्वल टू 2 पे ये क्या आएगा, देखिए सब लोग 2π, और ये यहाँ से -1 2π प्लस π/6 आएगा तो कितना आ गया, ये आ गया 13 π/6, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर नेक्स्ट अगर बात करें n इक्वल टू अगर 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3π माइनस में π/6, ऑड नंबर है 17 π/6। क्या सब मिल रहा है, जो चीज़ हम पहले निकाले थे ये सब निकाले थे, π/6 5π/6 13 π/6 17 π/6, ये सब के सब मिल रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन पहले कितने टाइप के होते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन के पहले बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है एग्ज़ाम में। जैसे एक सॉल्यूशन होता है, एक होगा प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, एक होता है दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन, ठीक है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल वैल्यू में भी कई बार क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं इसमें। प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन में भी 2 टाइप के सॉल्यूशन लोग लिख देते हैं, इंटरवल पे डिपेंड करता है एक्चुअली में। वो इंटरवल एक लिखते हैं लोग कि हमें सॉल्यूशन चाहिए इन सॉल्यूशन इन इंटरवल, दिस इज -π से थीटा का वैल्यू हमें चाहिए -π से +π, -π से लेके +π। और एक सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन 0 से लेके 2π, तो मतलब सॉल्यूशन इन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए 0 से लेके 2π, है ना। यहाँ पे क्लोज एक पे ही लगा है, ये सब लोग ध्यान रखिए, क्योंकि दोनों एक ही बात को डिनोट कर रहा है। निगेटिव एंगल का मतलब सबको पता है ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रिलेटेड होता है वो। अब जैसे यहाँ से अगर स्टार्ट कर दे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमते हैं, यहाँ से ऐसे चले गए, ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उल्टे दिशा में घूमते हुए अगर यहाँ पे चले गए तो ये पाई कहलाएगा। अब ये अगर क्लॉकवाइज सेंस में यहीं से घूम के यहाँ पे चले गए, दिस इज कॉल्ड द -π।
तो दोनों एक ही लाइन को डिनोट कर रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पे माइनस पाई पे ओपन है और पाई पे क्लोज है, क्योंकि दोनों एक ही बात को डिनोट कर रहा है। जीरो से पाई अगर बात करें तो जीरो से पाई का क्या सेंस है? जीरो से पाई का मतलब हमने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे पूरा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं, है ना। इसको लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू सॉल्यूशन भी बोलते हैं, मतलब थीटा का सारा वैल्यू इसमें पॉजिटिव में दिखेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर कुछ प्रिंसिपल वैल्यू सॉल्यूशन दो तरीके से डिफाइन हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि क्या पूछ रहा है एग्जामिनर, क्या है नहीं है। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे अगर बात करें जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन जो अभी अभी निकाला है ऑल द सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का सीधा सीधा मतलब होता है ऑल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन लिखना। ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन, है कि नहीं। तो ये इतना क्लियर है सबको, है कि नहीं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकली इस केस में कंसीडर किया जाता है न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू ऑफ थीटा, न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पे कंसीडर किया जाता है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ थीटा इन इंटरवल 0 to पाई, है ना, इन 0 to पाई पॉजिटिव वैल्यू। अब ये दोनों में मतलब क्या है? न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू सर ये क्या है? आपने ये कौन सा लाइन दे दिया? न्यूमेरिकली लिस्ट का मतलब होता है कि उसका मॉडुलस वैल्यू जो होना चाहिए ना, दैट मॉडुलस शुड बी स्मॉलेस्ट, मॉडुलस स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे अगर कोई नंबर है, अगर बात करें, यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से समझ में आएगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज़ है, हमें यहाँ पे एक एंगल मिल रहा है, अब हमें यहाँ पे आना है, यहाँ से इस पॉइंट से, ये दिस इज कॉल्ड द इनिशियल रे, इनिशियल लाइन है। अब यहाँ से घूम के अब यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो हमें भाई कुछ अगर मान लो, ये अगर मान लो कोई एक एंगल दे देते हैं, एक एंगल π/3 दे देते हैं, लेट्स सपोज दैट कि ये जो छोटू एंगल है ना सर, ये π/3 है। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? पाई प्लस π/3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अगर कोई कहे नहीं सर हम इस लाइन पे तो पहुँचेंगे, लेकिन हम इस लाइन पे हम ऐसे नहीं पहुँचेंगे, हम ऐसे पहुँचेंगे इस तरीके से, तो कौन जल्दी पहुँचेगा? ये जल्दी पहुँचेगा, ऑब्वियस सी बात है, पीला वाला क्लॉकवाइज जल्दी पहुँचेगा। तो इस केस में जो होता है, दिस इज कॉल्ड द न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर वैल्यू निकालना हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पूरा अगर घूम जाते यहाँ से लेके यहाँ तक तो -π होता, और सिर्फ यहीं तक गए तो -π प्लस π/3 होगा। तो ये आ जाएगा -2π/3। दोनों का मॉड लेके देखिए, ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, दोनों में छोटा कौन होगा? जो कम टाइम लिया होगा जाने में, ऑब्वियस सी बात है वही न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू होगा। तो इसीलिए न्यूमेरिकली लिस्ट वैल्यू जो होता है वो -π से +π के बीच में रहता है ना। तो इस निगेटिव का मतलब ये होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से मतलब हम चीज़ों को कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो आप समझते हैं हम जनरल सॉल्यूशन लिखना कैसे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन। तो कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो चीज़ डायरेक्टली याद रखना है। फाइंडिंग, कहीं पे किसी को डाउट हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन, इसलिए मैं एक एक चीज़ क्लियर अभी से करते जा रहा हूँ कि आगे चल के कोई समस्या ही न रहे। कॉन्सेप्ट तो पहले एकदम एक एक चीज़ बढ़िया से क्लियर होना चाहिए कि कहीं कोई डाउट ही ना रहे। अब जैसे पहली बात, कुछ चीज़ें जो हम इन्हें याद करवाया था शुरुआत में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, सब लोग उसको रिकॉल करेंगे और वही हमारा आधार बनेगा, वही बेस बनेगा। सबसे पहला चीज़ साइन थीटा के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0, पहले समझा भी दिया था इस चीज़ को। साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए सभी लोग? n π होता है कि नहीं? तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू n π ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, चाहे i लिख दें, एक ही बात है। दूसरी बात, साइन थीटा इक्वल टू 1 के लिए जनरल सॉल्यूशन, इसके लिए भी हमने याद करवा दिया था। याद करिए सभी लोग, क्या है? हाँ, यही आधार बनने वाला है एक्चुअली चीज़ों को समझने के लिए। तो ये n इक्वल टू जेड। तीसरा अगर हमने बात करें साइन थीटा इक्वल टू -1, तो थीटा इक्वल टू याद है क्या सभी को? 4n-1 π/2, है ना। इस तरीके से वेयर n बिलोंग्स टू जेड। अगर दूसरा अगर बात कर ले, ये तो हो गया साइन का कन्फिग्रेशन, पहली बात साइन थीटा के बारे में बात कर लिया। दूसरा जो इसी में हम बात करेंगे, सेकेंड थिंग, कॉस थीटा के बारे में। बस इसी दोनों पे सब कुछ नाचेगा, कॉस थीटा के बारे में। पहली बात इसमें कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बताइए सभी लोग? 2n + 1
पाई बाई टू डाटा होना चाहिए। मैं कितनी बार इसलिए बोलता हूँ एक ही चीज़ को जिसका आप लोग को अंदाज़ा ही नहीं होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू इवन मल्टीपल ऑफ पाई 2n पाई। थर्ड अगर बात करें कॉस थीटा इक्वल टू क्या -1, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा बताइए सभी लोग, 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये है इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। n बिलोंग्स टू यहाँ पे भी z इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, सही बात है, n बिलोंग्स टू यहाँ पे भी z, ये लिखना भी ज़रूरी है। इतना अगर याद है तो बाकी कोई समस्या ही नहीं। अब तो सब साइन कॉस पे ही नाचता है। वैसे तीसरा अगर बात कर ले अब किसी भी चीज़ के लिए, थर्ड अगर बात कर ले टेन थीटा, सर टेन थीटा इक्वल टू 0, तो टेन थीटा इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा। अब इसी में टेन थीटा इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। टेन थीटा इक्वल टू 0 सर होता है ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, होता है कि नहीं, तो इक्वल टू 0 तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए। तो मतलब थीटा इक्वल टू सर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू n पाई होना चाहिए। तो यही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब कोई अगर मान लीजिए सपोज दैट अगर कोई इसका सॉल्यूशन पूछे, जैसे अभी हम जितना जानते हैं उसी का एप्लीकेशन करना सीखेंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ जीएस, मतलब जनरल सॉल्यूशन ऑफ कुछ चीज़ें मैं छोटी छोटी चीज़ें लिखूंगा अभी। जैसे पहला चीज़ कोई अगर लिख दे सर साइन ऑफ 5 थीटा इक्वल टू 0, दूसरा अगर लिख दे कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा इक्वल टू -1, इस तरीके से कुछ लिख दे। तीसरा अगर लिख दे सर tan 3 थीटा इक्वल टू 0, इस तरीके से कुछ लिख दे। तो हम जानते हैं यहाँ पे जो भी है साइन मसाला पढ़ेंगे इसको। साइन मसाला इक्वल टू 0, तो मसाला इक्वल टू क्या था सभी लोग बताइए, n पाई था कि नहीं। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई बाई 5, है ना। छोटा छोटा प्रॉब्लम है, अभी अच्छे प्रॉब्लम हो तो मैं करने के लिए दूंगा टाइम। 2 थीटा इक्वल टू कॉस मसाला इक्वल टू -1, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, मसाला इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, रटा होना चाहिए। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू 2n + 1, क्या ये पाई बाई 2 है, 2n + 1 पाई बाई 4 हो जाएगा, सही बात है कि नहीं है। अब सिमिलरली यहाँ पे tan 3 थीटा इक्वल टू 0, तो 3 थीटा इक्वल टू n पाई, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरीके से करते जाना है। अब हमें जो एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो कहाँ पे बोल रहे हैं, कहाँ, अच्छा -1 था पहले ही, अच्छा और 0 कर दिए, सही बात है, माइनस ये हो जाएगा, हाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, ये पाई था पाई बाई 1 पाई बाई 2, इस तरीके से। हाँ अब जो हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं वो याद रखने, वो मैं निकालने वाला हूँ सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। उस चीज़ को समझते भी चलेंगे, वो अपने आप में क्वेश्चन भी होगा, रिजल्ट भी होगा, अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट होता चलेगा। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले हम इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा अगर होगा तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अगर हम इस तरफ ले लें साइन थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ये अपने आप में क्वेश्चन है। अब यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम लोग सभी लोग जानते हैं, क्या होता है फॉर्मूला सभी लोग बताइए, कुछ याद नहीं है, अरे बताओ भैया, 2 cos c + d बाई 2 थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 होता है, और इंटू क्या आएगा साइन c माइनस डी बाई 2 थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा ये इंटू में है, प्रोडक्ट में है। अब ये दोनों क्वांटिटी मिलके इक्वल टू 0 है, तो पॉसिबिलिटी 2 बनती है यहाँ पे, या तो पहला वाला फैक्टर 0 हो जाए या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 हो जाए। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी होल क्वांटिटी 0 हो सकता है, या तो पहला 0 हो जाए तो दूसरा। तो इसीलिए इसमें 2 केसेज आएंगे, दोनों केस को हम अलग अलग डील करेंगे। तो यहाँ से कॉस ऑफ दिस इज थीटा प्लस ऑफ अल्फ़ा, दिस इज डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0, या तो दूसरा चीज़ हो जाएगा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या समझेंगे, थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2, अभी कॉस मसाला इक्वल टू 0, तो मसाला इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी पढ़ा है ना हमने, क्या है बताइए सभी लोग, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 2n + 1 पाई बाई 2, सही बात है कि नहीं। तो 2 से 2 फैल गया यहाँ पे, कोई दिक्कत है किसी को नहीं। तो यहाँ से अल्फ़ा को उधर भेज दे, तो थीटा इक्वल टू सर यहाँ से आ गया 2n + 1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस में अल्फ़ा, सही बात है कि नहीं। अच्छा ठीक बात है। अब यहाँ से देखते हैं सर साइन मसाला इक्वल टू 0, तो थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू सर m पाई होगा, अलग वेरिएबल लिख दिए क्योंकि n ऑलरेडी यहाँ पे यूज हो चुका है,
पी पाई के पाई जो लिखना हो लिख दीजिए, एक ही बात है, अलग अलग लिखना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू 2m पाई प्लस में क्या आ गया, अल्फा आ गया, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ से अगर सॉल्यूशन थोड़ा सा जॉट डाउन करना चालू करें, थोड़ा सा फीलिंग लेने के लिए कि n का वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू अगर रखते हैं तो सर ये क्या दिखाई देगा एक्चुअली में, पाई माइनस अल्फ़ा, 3 पाई माइनस अल्फ़ा, 5 पाई माइनस अल्फ़ा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है इसलिए ऑड नंबर दिख रहा हो 1 3 5, इस तरीके से चलेगा, है ना। अच्छा, यहाँ से अगर सॉल्यूशन लिखना चालू करें इस पोर्शन से, दूसरे वाले से, तो यहाँ से सर थीटा इक्वल टू अल्फ़ा 2 पाई प्लस अल्फ़ा, 4 पाई प्लस में अल्फ़ा, 6 पाई प्लस में अल्फ़ा। समझ में आ रहा है क्या सबको कि हम करने क्या जा रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अब यहाँ से दोनों को अगर मिलाना हो, दोनों सॉल्यूशन को, समझिए इस दोनों को हमें यूनियन लेना है, यूनियन ऑफ बोथ सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों ही तो उसी का हिस्सा है। तो यूनियन ऑफ दिस टू सॉल्यूशंस, तो बहुत टेक्निकली लोग करते क्या है, दोनों को मिला देते हैं। अब ऑब्जर्वेशन हमारा ये कहता है कि सर जब यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, अच्छी बात है सर, मज़ा आ गया। ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आ रहा है कि नहीं, और सर जब यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे प्लस आ रहा है। तो सर आप ऐसा कुछ टेक्निक लगाओ कि दोनों चीज़ें एडजस्ट हो जाए। तो वो किसके अंदर, ये शक्ति किसके अंदर है, बताया था, पहले भी बताया था भैया ये कॉन्सेप्ट, -1 की पावर n के अंदर ये शक्ति है सर, कि -1 के पावर n पे ये पावर है, ये ऐसा उसके अंदर है कि अगर इवन रखेंगे तो ये प्लस देगा, ऑड रखेंगे तो माइनस देगा। तो दोनों का यूनियन अगर ले लेंगे तो काम तमाम नहीं हो गया, यहाँ से सॉल्यूशन आ नहीं गया। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा तो दोनों का यूनियन लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए सभी लोग, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फ़ा। पता नहीं ये क्या लिख दिया, ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा। कितने लोगों को समझ में आया है, कितने लोगों को समझ में आया है, अरे आया कि नहीं आया, क्यों लिखा है ये -1 की पावर n अल्फ़ा, क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट। हाँ, क्योंकि इधर ऑड के साथ माइनस मिला, जैसे ऑड नंबर रखेंगे तो वो इधर वाला सॉल्यूशन देगा, और इवन नंबर जैसे n का वैल्यू इवन रखेंगे तो इधर वाला सॉल्यूशन देगा। तो मतलब दोनों सॉल्यूशन को अपने आप में ये कंबाइन कर लिया है। समझ में आ रहा है क्या, कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई समझ में नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू है ना, देखिए यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा ध्यान रखना है हमेशा, वो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूशन कुछ भी रख सकते हैं, कोई एक वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन हमेशा अल्फ़ा का वैल्यू हम लेंगे -पाई से +पाई के बीच में। अगर कुछ ना दिया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट टेक अल्फ़ा फ्रॉम -पाई टू प्लस ऑफ पाई। अब इसका एप्लीकेशन करके बताते हैं, तब थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर होगा चीज़ें कि हम करने क्या जा रहे थे, कर क्या रहे थे, तो समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे अब यहाँ पे एज फॉर एग्जांपल, अब जैसे साइन थीटा इक्वल टू अगर कोई बोल दे सर +1 -1, ये सब से नहीं निकालेंगे आंसर, ये ध्यान रखिए, निकालेंगे तो गलत नहीं आएगा। प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू -1, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, रिमेंबर दैट फॉर्मेट, है ना, वो फॉर्मेट इसलिए पहले बता दिया हूँ। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है सर साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन लिखना है। तो जनरल सॉल्यूशन से भी पहले हमें वो अल्फ़ा सोचना होता है जहाँ पे साइन अल्फ़ा का वैल्यू 1/2 हो जाए। तो कहाँ पे होता है बताइए सभी लोग, बताइए कहाँ पे होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ क्या कहाँ पे होता है, पाई/6 पे ना। तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है ध्यान रखना है, क्या ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं है, सभी लोग ध्यान दीजिए। ये इस रेंज को कवर कर रहा है कि नहीं, -पाई से +पाई के बीच में ना, तो इसके, हाँ, तो ये ध्यान रखना है। तो अल्फ़ा ये है, तो जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर n, दिस इज पाई/6 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे n बिलोंग्स टू z इंटीजर, ये दिस इज द सॉल्यूशन। अब यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 है, तो -√3/2 है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना चाहिए बताइए। साइन थीटा इक्वल टू क्या साइन ऑफ क्या लिखेंगे, माइनस में पाई प्लस पाई/3 लिखेंगे तो इस रेंज से बाहर हो जाएगा देवता, इसीलिए वो काम नहीं करेंगे। साइन -पाई/3 ले लेंगे ना, हम उल्टा घूम जाएंगे। देखो साइन थीटा का वैल्यू निगेटिव हमें पता है कि या तो इस क्वाड्रेंट में होगा या तो इस क्वाड्रेंट में, लेकिन सबसे छोटा अगर बात करें तो ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये ऐसे करके, क्योंकि साइन -थीटा और -साइन थीटा होता है।
तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू -π/3 होगा। ये लेने में लोग गलती कर देते हैं और गलती आंसर मैच नहीं करता, फिर ढेचू ढेचू करते रहते हैं। -1 की पावर n, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस में π/3 हो जाएगा। अब कई बार इसी आंसर को ना इस तरीके से भी लिखा रहेगा तो लोग और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि n π प्लस -1 की पावर n प्लस ऑफ 1 इंटू π/3। पता नहीं सर क्या लिख दिया, अजीबो गरीब लिख दिया ये तो। अरे इस -1 का पावर 1 इसमें कॉम्बाइन कर दिया, ये दोनों एक ही बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी अगर इस तरीके से दिख जाए तो समझ में आ रहा है कुछ क्या कह रहे हैं? हाँ तो हाँ, अब जो दूसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये तो हो गया पहला। सेकंड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है cos थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा के लिए है। cos थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा, समझ में आ रहा है? अब इसके लिए cos थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा, चलिए अब इसको देखते हैं। अब इस चीज़ को समझना है तो इसको भी वही काम करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए cos थीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फ़ा, सही है, इक्वल टू 0। cos c माइनस कॉस डी, cos c माइनस कॉस डी क्या होता है फॉर्मूला बताइए सभी लोग? 2 sin c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, अल्फ़ा माइनस थीटा बाई 2 होगा कि नहीं? तो यहाँ से अगर देखें तो यहीं से ये दो पार्ट में कैटेगराइज हो जाएगा। तो यहीं से दो पार्ट में ये टूट जाएगा। तो टूटेगा कैसे कि सर एक पहला पार्ट जो है साइन थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। और दूसरा आ जाएगा सर साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ अल्फ़ा बाई 2 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा सर दिस इज साइन मसाला इक्वल टू 0। तो थीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू n पाई आएगा कि नहीं? और यहाँ से आ जाएगा ये भी मसाला। अगर इसको माइनस को थोड़ा सा देखिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ से अगर माइनस इधर था तो माइनस कॉमन भी ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इससे 0 में जाएगा। तो ये हो जाए थीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2 दिस इज इक्वल टू m पाई। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा दिस इज थीटा इक्वल टू क्या आएगा 2m पाई प्लस में अल्फ़ा आएगा। और यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा दिस इज 2n पाई माइनस में अल्फ़ा आ आएगा कि नहीं आएगा? अब इस तरीके से जो दोनों सॉल्यूशन में अगर बात करें, दोनों का यूनियन लेना है ना अपने को, तो यूनियन लेना है। तो यूनियन लेंगे तो देखिए क्या है इसका शाब्दिक अर्थ समझिए। यहाँ से n का वैल्यू रखेंगे तो जो सॉल्यूशन का काइंड है वो हमें दिखाई देगा, वो 2 पाई माइनस में अल्फ़ा, 4 पाई माइनस में अल्फ़ा, 6 पाई माइनस में अल्फ़ा, इस तरीके से यहाँ से सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये 2 पाई प्लस में अल्फ़ा, 4 पाई प्लस में अल्फ़ा, 6 पाई प्लस में अल्फ़ा, इस तरीके से दिखाई देगा। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो है तो कुछ नहीं, प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा। ये इधर माइनस में अगर सॉल्यूशन आ रहा है तो सर इसका एक भाई यहाँ पे प्लस में भी आ रहा है, तो सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब यूनियन अगर लेते हैं तो दैट विल कवर थीटा इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2n पाई। बोलिए सभी लोग क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस अगर काम कर रहा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। सच्ची बात है कि नहीं है? प्लस माइनस अल्फ़ा, नॉट एक ही जगह कॉन्सेप्ट एक ही जगह थोड़े काम करेगा। यूनियन हमें ऐसे टेक्निकली लेना है कि दोनों सॉल्यूशन कवर हो जाए। ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि जैसा पहले किया था वैसा अभी भी करेंगे, टेक्निक बदल गया यहाँ पे, तो इसको याद रखना है। अच्छा यहाँ पे अल्फ़ा का जो रेंज होगा, अल्फ़ा कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा? हेलो, अल्फ़ा सर यहाँ पे बिलोंग करेगा 0 से लेके पाई। ये पता नहीं सर ये ऐसा क्यों लिख दिया आपने। देखो कॉस थीटा का जो एक्चुअली फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं ले सकते इस केस में, कारण समझिए। इस केस में ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव वैल्यू के लिए तो कोई क्वाड्रेंट बचा ही नहीं ना। तो हम ऐसा क्वाड्रेंट चूज करेंगे जो एक्चुअली दोनों वैल्यू कवर कर ले। दोनों वैल्यू कवर कर ले मतलब ये क्वाड्रेंट अगर हम चूज कर लेते हैं सर यहाँ से यहाँ, ये भी न्यूमेरिकली लिस्ट ही रहेगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट अगर कवर कर लेते हैं तो सर इसमें कॉस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, इसमें कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। तो इसीलिए अल्फ़ा का जो वैल्यू 0 से पाई होगा इस केस में। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। लेकिन साइन के केस में यही 0 से पाई नहीं हो सकता था। कारण क्या? कारण ये है कि 0 से पाई में साइन थीटा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, तो निगेटिव के लिए सर तो कुछ क्वाड्रेंट है ही नहीं, तो फिर तो हम आंसर ही नहीं लिख पाएंगे निगेटिव के लिए। अरे कुछ समझ में आया कि नहीं आया देवता सब? हाँ, अब यहाँ से अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं
तो नेक्स्ट अगर बात करते हैं, एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा था मुझे कहीं पे यहाँ पे अल्फ़ा क्या लिख पाया था मैंने, अच्छा नहीं, -π/2, -π/2, दिस इज -π/2 से +π/2, क्योंकि ये क्वाड्रेंट लेंगे ना, कौन सा क्वाड्रेंट, ये दोनों क्वाड्रेंट है ना, हाँ ये दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो -π/2 से +π/2, दिस इज। हाँ, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इसमें तीसरा स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है, थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट किसके लिए होगा अब, थर्ड स्टैंडर्ड रिजल्ट दिस इज tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ अल्फा के लिए, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू tan, अच्छा इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, cos थीटा का बाद एक एग्जांपल अगर लेना चाहे तो ले लेते हैं, बहुत छोटा सा, ऐसे सब लोग को समझ में तो आ ही गया होगा करना क्या है। अब cos थीटा इक्वल टू लेट सपोज एट -1/2 है, तो -1/2 है, तो पहले हम -1/2 के लिए सोचेंगे कि सर -1/2 वो सबसे छोटा वैल्यू, वो सबसे छोटा अल्फ़ा, वो जहाँ पे कॉस का वैल्यू -1/2 आ जाए, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताइए सभी लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा नहीं। अरे यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से क्या होगा बताइए, वो छोटा वैल्यू बताइए सभी लोग, π-π/3 चलेगा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, अरे समझ में आ रहा है कुछ, cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो थीटा सबसे छोटा वैल्यू cos अल्फ़ा इक्वल टू कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। -1/2 अगर कर दें, तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू जो क्वांटिटी है, अल्फ़ा का वैल्यू π-π/3 लिख दे तो कोई बुराई है क्या, नहीं है, तो ये 2π/3 आएगा ना। तो यहाँ से जनरल सॉल्यूशन cos थीटा इक्वल टू -1/2 का जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2n प्लस माइनस अल्फ़ा का वैल्यू लिख दिया तो 2π/3 लिख देंगे, दिस विल बी द आंसर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसमें अगला करते हैं, चलिए इसके लिए निकाल लेते हैं, रिजल्ट अभी निकाल के रख लेंगे, बाकी क्वेश्चन वगैरह कल करेंगे। दिस इज sin थीटा बाई cos थीटा, सही बात है, और ये हो जाए माइनस में sin अल्फ़ा बाई क्या हो जाएगा, cos ऑफ अल्फ़ा, होगा कि नहीं, दिस इज इक्वल टू 0। अगर इसका वो करेंगे sin a cos b cos a sin b, तो हो जाएगा sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा, cos ऑफ अल्फ़ा होगा, है कि नहीं, माइनस दिस इज cos थीटा इंटू क्या हो जाएगा, sin ऑफ अल्फ़ा होगा क्या, और फिर यहाँ पे आ जाएगा दिस इज cos थीटा इंटू क्या होगा, ये cos ऑफ अल्फ़ा होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ऊपर में देखिए जो क्वांटिटी है, सभी लोग देखेंगे ध्यान से, ऊपर में जो क्वांटिटी है वो कुछ फॉर्मूला बना रहा है क्या, फॉर्मूला बना रहा है, देखिए सभी, हाँ sin ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है sin थीटा माइनस अल्फ़ा, दिस इज cos थीटा इंटू cos ऑफ अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू 0। तो 0 होने के लिए ऊपर को 0 होना पड़ेगा, तो sin मसाला इक्वल टू 0, तो मसाला इक्वल टू थीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू n पाई होता है। तो यहाँ से सर एक ही पार्ट में सॉल्यूशन आ रहा है, n इक्वल टू थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा, माइनस अल्फ़ा नहीं होगा, n पाई प्लस अल्फ़ा, तो दिस इज द सॉल्यूशन। ये इसके लिए आएगा tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा का सॉल्यूशन, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा जो बिलोंग करेगा ये भी -π/2 से +π/2 ही रहेगा, कारण ये क्योंकि ये दोनों क्वाड्रेंट में, इस दोनों क्वाड्रेंट में इसमें तो निगेटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इस तरीके से सॉल्यूशन आ गया, बस हो गया। बाकी कुछ चीज़ें और हैं, प्रॉब्लम वगैरह करवा देंगे, कुछ अलग अलग काइंड के प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, तो कल हो सकता है कि ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए। बाकी जितना चीज़ें बताए हैं उसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम, इसीलिए थोड़ा सा जो बैकग्राउंड का पिक्चर होता है वो भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि ये चीज़ जानना चाहिए कैंडिडेट को, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या भरोसा है इस सब एग्ज़ाम का, यार डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ ले, बीच का पार्ट पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसलिए तैयारी हमारा उस हिसाब से होना चाहिए कि थोड़ा सा चीज़ें पता रहता आगे पीछे, तो मतलब सही रहता और कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो चलिए बाकी हम कल चर्चा करते हैं, है कि नहीं, टाइम भी हो गया अपना। तो बाकी शाम को मिलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे शाम को, ठीक है। तो इसको रिवाइज जरूर कर लिया और सब लोग क्वेश्चन लगाइए, है कि नहीं। क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन यार डेली का रूटीन ऐसा बनाइए ना कि रिवीजन करें, लेक्चर को हम कहीं किसी टाइम पे रिवाइज कर ले, और 10 मिनट टाइम लगेगा, 10 मिनट टाइम लगा के क्वेश्चन मतलब डेली करिए, नित्य प्रतिदिन करिए। अब टाइम
बाद में थोड़े मिलेगा कि बाद में किसी दिन एक दिन बैठ के कर लेंगे, बाद में बहुत कुछ हो जाएगा करने के लिए यार। रिवीजन करेंगे कि क्या क्या करेंगे, टेस्ट लगाएंगे कि ये करें कि वो करें, छूट जाएगा, सब हौच पौच हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ ये चीज़ करने के लिए, है ना। तो थोड़ा सा सभी लोग ध्यान दीजिए।